Hello everyone, myself Priyanka, Assistant Professor in Metro College of Nursing. Today we'll discuss about another topic that is actually not a discussion. This is your revision class. Okay, so already we'll learn this acute respiratory distress syndrome. Okay, in our previous video classes. This is your another video class as your revision class. So what is the acute respiratory distress syndrome? Actually, the acute respiratory distress syndrome is a form of the acute respiratory failure when the patient are suffering from the acute respiratory failure condition, and generally this the complication will be arising due to the some condition like डिफ्यूज़ लंग इंजरी हुआ है पेशेंट को, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज़ होने की वजह से पेशेंट क्या होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशंस आती हैं. द मेजर साइट ऑफ द इंजरी इज़ द एल्वलाई कैपिलरी मेम्ब्रेन. ओके, जो अब एल्वलाई कैपिलरी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें अगर इंजरी होती है जनरली कॉम्प्लिकेशन राइज होती है. वाई? बिकॉज द टीनी एल्वलाई आर प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ gases. Inhale the O2 and expel out the CO2. Okay. Sorry. The interstitial edema cause the compression and the obligation of the terminal airway and lead to reduce the lung volume complaints. ठीक है, तो आपका जो इंटरस्टिशियल एडिमा होता है वो क्या करता है, इंटरस्टिशियल एडिमा क्या होता है, कंप्रेस करता है हमारे एयरवे को, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो एयरवे को कंप्रेस करता है, और जिसकी वजह से हमारा क्या होता है आपका जो लंग का वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस होता है. पेशेंट को डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन अराइज होंगे. डेफिनेटली अगर आपका क्या होगा एयरवे, जो आपका टर्मिनल एयरवे है वो अगर कंप्रेस होगा तो पेशेंट को क्या होंगे, पेशेंट का जो लंग का जो वॉल्यूम है प्रॉपर्ली एयर होगी लंग्स में एंटर नहीं हो पाएगी. लंग का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा डिक्रीज़ हो जाएगा और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होगी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का. ठीक है, next one is that the ABG identify the respiratory acidosis and the hypoxemia that does not respond to the increased percentage of the oxygen. अगर हम ABG करते हैं, ABG इज़ द आर्टियल ब्लड गैस. ठीक है, तो जनरली अगर पेशेंट एसिडोसिस मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट है तो जनरली हम ऐसे पेशेंट का ABG साइन करते हैं आर्टियल ब्लड गैस टू फाइंड आउट द टू चेक द एक्चुअली द SpO2, O2, CO2, FiO2. ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम करते हैं. तो स्पेशली हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जब अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर सिंड्रोम का पर्सन्स है, ठीक है, तो उसमें कौन सी कंडीशन होती है, एसिडोसिस की कंडीशन होती है, हाइपोक्सीमिया की कंडीशन होती है, और पेशेंट का जो ABG की रिपोर्ट आती है उसमें क्या होता है पेशेंट का जो O2 है वो O2 परसेंटाइज क्या होता है, इट डज़ नॉट रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ O2, यानी कि O2 का परसेंटेज क्या होता है आपका डिक्रीज़ होता है. ठीक है, द चेस्ट एक्सरे फिल्म शो द इंटरस्टिशियल एडिमा. अगर हम चेस्ट एक्सरे करते हैं तो पेशेंट को कहते हैं इंटरस्टिशियल एडिमा होता है. सम ऑफ द कॉजेज इंक्लूडिंग द सेप्सिस, फ्लूइड ओवरलोड एंड शॉक. ठीक है, और कुछ केसेस में हमने देखा है कि पेशेंट को क्या होता है फ्लूइड ओवरलोडिंग होने की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होता है. ठीक है, या फिर शॉक होने की वजह से पेशेंट को शॉक लगा है, प्रॉपर्ली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई, या किसी ट्रॉमा की वजह से, न्यूरोलॉजिकल इंजरी होने की वजह से बर्न हुआ है पेशेंट को, डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशंस. ठीक है, ड्रग इंजेक्शंस की वजह से, इनहेलेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस. सो दीज आर द कॉज ऑफ द एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर. ठीक है, तो इसमें से कोई भी कॉज होता है, हो सकता है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर का. सो कॉज इन द रिस्क फैक्टर इज़ ARDS in acute respiratory distress syndrome can be caused by any major swelling, inflammation, injury in the lungs. Some common cause including the breathing, vomit into the lung, aspirations. Okay, वॉमिटिंग क्या हो गई आपके लंग मीन्स लंग्स वॉमिट करते हुए, जब मीन्स फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को परसिस्ट वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग के टाइम पे क्या होता है कुछ अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है वो लंग में चला गया जिसकी वजह से लंग एस्पिरेशन हो गया, इनहेल द केमिकल सब्सटेंसेस एंड निमोनिया. नाउ द सेप्टिक शॉक इज़ अनदर cause and the any kind of the trauma in the patient. ठीक है, now the ARDS lead to the buildup of the fluid in the air sac. ठीक है, ARD यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है बिल्डअप करता है फ्लूइड वो किस में, एयर सैक में. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है दिस फ्लूइड प्रिवेंट द इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द पासिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम. जिसकी वजह से ये फ्लूइड क्या करता है
प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि अब फ्लूइड का अमाउंट क्या है एयर सैक में, जहाँ पे एयर एंट्री होना चाहिए था वह फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज़ हो गया एयर सैक में, इसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉपरली जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एंटर नहीं हो पाया। ठीक है, द फ्लूइड बिल्ड आल्सो मेक द लंग हैवी एंड द स्टिफ। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्लूइड पड़ेगा तो क्या होगा, लंग में हैवीनेस होगा। ठीक है, डिक्रीज लंग की एबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, इनहेलेशन एक्सलेशन की। द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड कैन बी डेंजरस लो, डेंजरसली क्या होगा, जो लेवल होगा ऑक्सीजन का ब्लड में वो डिक्रीज हो जाएगा। इवन द पर्सन रिसीव द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रीथिंग मैकेनिज्म, लाइक वेंटिलेशन से कब लेता है ब्रीथिंग, मीन्स उसे नीड होगी वेंटिलेशन की, इतना ज़्यादा कि अगर लंग्स का जो फंक्शनिंग है वो डिक्रीज होगा ड्यू टू द फिलिंग ऑफ फ्लूइड इनसाइड ऑफ द लंग। ओके, नाउ द ARDS आफ्टर लॉन्ग विद द फेलियर ऑफ द अदर्स ऑर्गन सिस्टम। इसके अलावा क्या होता है, ARDS क्या करता है, ARDS होने की वजह से अनदर सिस्टम भी क्या होते हैं आपके डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे लीवर है आपका, किडनी है आपका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअली एक कॉज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सेस अमाउंट में ड्रिंकिंग करता है, ठीक है, या एक्सेस अमाउंट में कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, अल्कोहल करता है, ये भी क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं ARDS के। नाउ द असेसमेंट इज़ द ट्रैकिपनिया, डिस्निया, डिक्रीज ब्रीथिंग साउंड, डिटोरिएशन गैस लेवल, hypoxemia despite high concentration of the delivery oxygen, decrease the pulmonary complaint and the pulmonary infiltration। ठीक है, तो जब आप असेसमेंट करोगे तो क्या पेशेंट को क्या है, ट्रैकिपनिया है, ठीक है, डिस्निया है, डिक्रीज ब्रीथिंग साउंड उसका क्या है, डिक्रीज हो रखा है, गैस लेवल उसका क्या है, डिटोरिएटिंग गैस लेवल है उसका, हाइपोक्सिक कंडीशन है, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन है। हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे साइन करते हैं, ABG साइन करते हैं पेशेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर वी हैव टू डन एनी डायग्नोसिस ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट्स। ओके, नाउ द प्राइमरी नर्सिंग डायग्नोसिस इज द impaired gas exchange related to the increased alveoli capillary and the permeability, interstitial edema, decrease the lung complaints। okay, so जो प्राइमरी डायग्नोसिस है वो कहता है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज क्या है, इम्पेयर्ड है, बिकॉज पेशेंट को क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट है, तो गैस एक्सचेंज क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, इंक्रीज होकर उसकी एल्वलाई कैपिलरी परमेबिलिटी, इंटरस्टिशियल एडिमा एंड डिक्रीज द लंग की जो कैपेसिटी है वो क्या है, डिक्रीज होगी। अदर डायग्नोसिस पर आप ले सकते हो, दैट में अगर इन अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर द ARDS लेस, जैसे इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है, एयरवे क्लियरेंस क्या है, प्रॉपर नहीं है, पेशेंट को क्या है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉकेज आ रही है, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, पेशेंट क्या करता है, रैपिडली ब्रेथ कर रहा है, ठीक है, सैलो एंड रैपिड ब्रेथ कर रहा है, इरेगुलर ब्रेथ कर रहा है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, पेशेंट क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, उससे क्या होता है, बॉडी में एक्टिविटी करने में, मोबिलिटी करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एनजाइटी, ठीक है, पेशेंट का जो एनजाइटी लेवल है हो गया एक्सेस बढ़ गया है, ठीक है, माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर तक पैनिक स्टेज में जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ their physical conditions। So these are the actually nursing diagnosis when we are finding these nursing diagnosis whenever we have to assess the patient। okay, assessment is very important student whenever because by the assessment we have to find out the symptoms। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है कि ट्रैकिपनिया, ठीक है, तो ट्रैकिपनिया क्या होता है आपका, ये आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो कि जो भी सिम्टम्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट टू द पेशेंट एंड टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉज ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन। बिकॉज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ में हम क्या होता है, जो पॉजिटिव एजेंट है उसको भी क्या करते हैं, हम ट्रीट करते हैं पेशेंट का। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉज एंड द सिम्टम्स जो पर्टिकुलर मीन्स डिजीज़ कंडीशन के बाद पेशेंट में अराइज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे डिस्नी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम पेशेंट को इमीडिएटली ऑक्सीजनेशन देंगे, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कॉज, ठीक है, हम कॉज को एक्चुअली फाइंड आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन सेंड करते हैं। जैसे हमें देखना है पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर का पेशेंट है, ठीक है, उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, तो उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, हमें ये देखने के लिए क्या करना है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स किस किस चीज़ से रिलेटेड, आप उसको हिस्ट्री पूछ सकते हो, वेदर दे हैविंग एनी काइंड ऑफ द इंजरी इन देयर लंग साइड, ठीक है, वेदर दे हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ द क्रोनिक स्मोकिंग, okay, whether they having another kind of the cause which are correlate with the
एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. ओके, सॉरी मेरा गला ठीक नहीं है. देन we will discuss about the medical management. Okay, so medical management, first of all we have to identify and treat the underlying condition, ensure the early detection. so सबसे पहले क्या करते हैं हम पहले कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट की, ठीक है, और अर्ली डिटेक्शन करते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअली कॉज, ठीक है. यूज़ द एग्रेसिव सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शन, इंट्यूबेट मैकेनिकल वेंटिलेशन. अगर पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा, लंग्स उसके फंक्शन नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली वी हैव टू शिफ्ट द पेशेंट इनटू द वेंटिलेटर. ओके, एज द डिजीज़ प्रोग्रेस यूज़ द पॉजिटिव एंड एस्पिरेटरी प्रेशर. हम क्या करेंगे, पेशेंट को पीपी मोड पे डाल देंगे, ठीक है, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर्स, ठीक है. जिसमें क्या होता है आपके हम कब होता है ऐसा, जिसमें आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट सब ऐसा पार्किनोमिया एंड द प्लूवॉन वैक्यूनोर एंड द न्यूरोकॉन में भी यूज़ किया जाता है ऐसा पैरालाइज पेशेंट फॉर द ईजियर वेंटिलेशन, ठीक है. पेशेंट को पैरालाइज करके उसे ईजियर वेंटिलेशन के लिए इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है. मॉनिटर द आर्टियल ब्लड गैस वॉल्यूम. हम क्या करेंगे, एबीजी को मॉनिटर करेंगे, ठीक है. और ऐसा हम क्या करते हैं, जनरली पेशेंट का हम एबीजी हम व्हेनेवर इफ़ वी आर पुटिंग द पेशेंट ऑन द वेंटिलेटर ना, तो पेशेंट का हम एबीजी साइन करते हैं, ठीक है, सो दैट कि हम उसके अकॉर्डिंग वेंटिलेटर को फिक्स कर सकें. बिकॉज वेंटिलेटर में सारी मॉनिटरिंग प्रेजेंस होती है आपके O2, CO2, FiO2, PiO2, ओके. और एबीजी के थ्रू क्या करते हैं, हम इसकी एक्चुअल सिनेरियो जान सकते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड द सर्कुलेटरी सपोर्ट. तो आपको करना है सर्कुलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ट्रीट करना है पेशेंट को. अगर वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा रहा है तो उसे ट्रीट करना है केयरफुली. अवॉइड करना है ओवरलोडिंग ऑफ फ्लूइड से. अगर पेशेंट को क्या ओवरलोडिंग ऑफ फ्लूइड हो रखा है या फिर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में अगर पेशेंट जा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या करना है, आपको उसे ट्रीट करना है, ठीक है. प्रोवाइड द एडिक्वेट फ्लूइड मैनेजमेंट, ठीक है. आपको इसके अलावा देखना है पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी आपको देखना है, इसलिए एडिक्वेट फ्लूइड मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करना है. अगर एक्सेस है, ठीक है, तो आपको वो मेंटेन करना है, और अगर कम है तो फिर आपको वो इंक्रीज़ करना है. एडमिनिस्टर द इंट्रावीनस सॉल्यूशन, ठीक है. आपको करते हैं इंट्रावीनस सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करना है थ्रू द पैरेंटल वेज द पेशेंट को, ठीक है. एक्चुअली ना इज़ डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन ऑल्सो, कि पेशेंट को किस कंडीशन से शॉक है. इट में भी उसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो, इस वजह से उसका रेस्पिरेशन फॉल हो गया, पेशेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशन में, ठीक है, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से उसे कंडीशन राइज हुई है. कोई भी कॉज हो सकता है इसके लिए, ठीक है. कोई इंजरी होने की वजह से ब्लड बॉडी में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाई, या फिर ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही क्योंकि पेशेंट को क्या होता है, इंजरी हुआ है, ओके. देन यू हैव टू प्रोवाइड द एडिक्वेट फ्लूइड, ऑलरेडी हमने दे दिया है. देन द प्रोवाइड न्यूट्रिशन सपोर्ट. अब पेशेंट क्या करोगे, आप न्यूट्रिशन सपोर्ट दोगे. दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, ओके. सो 35 to 45 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डेली आपको देना है. सो 35 से 45 किलो कैलोरी आपको पर पेशेंट पर किलोग्राम आपको पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, ठीक है. एंड एज वेल एज यू हैव टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिशन बैलेंस ऑफ द पेशेंट, ओके. न्यूट्रिशन बैलेंस हम कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन बैलेंस इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. अगर उसको इंटरस्टिशियल कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, या फिर कोई भी ऐसी कोलन की सर्जरी नहीं हुई है, या फिर उसकी जेजिनोस्टमी वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को राइल्स ट्यूब के थ्रू हम पेशेंट को न्यूट्रिशन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. मीन्स राइट्स के थ्रू हम उसको न्यूट्रिशंस देते हैं, ठीक है. और अगर पेशेंट नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है, या ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन है, या फिर कोई भी ऐसी सर्जरी हुई है, कोलोन सर्जरी या इंटेस्टाइन सर्जरी है, कोई भी सर्जरी हुआ है जिससे पेशेंट क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम उसे पैरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं. IV फ्लूइड के थ्रू हम उसे न्यूट्रिशन देते हैं. ये मैंने आपको अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में भी डिस्कशन किया था. जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके हॉस्पिटल है वहाँ पे एक कैविन पेरी नाम से फ्लूइड आता है, ठीक है. दैट इज़ अ पैरेंटल थेरेपी 1200 ml में, जिसे हम 24 आवर्स में स्लोली स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट, ठीक है. जिसमें इस पर लिखा हुआ है कि 35 to 45 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डेली आपको प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ओके. इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में भी इंक्लूडिंग द ह्यूमन रिकमेंडेड इंटरल्यूकिन 1 receptor antagonist, neutrophil inhibitors, pulmonary specific vasodilator,
सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी. ओके, सर्फेक्टेंट ऑल्सो इज़ अनदर कॉज ऑफ द एक्चुअली रेस्पिरेटरी फेलियर स्पेशली इन द न्यू बॉर्न. ओके, जब आपको मैंने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में पढ़ाया था तो न्यू बॉर्न की रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में बताया था. स्पेशली द रेस्पिरेटरी फेलियर इन द न्यू बॉर्न, द मेजर कॉज इज़ द लैक ऑफ सर्फेक्टेंट. एंड कौन से बेबी से जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, बेबी दोज आर बॉर्न बिफोर द 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, बिकॉज उनके लंग्स क्या होते हैं, इमेच्योर्स होते हैं, सर्फेक्टेंट प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता. बेबी में जो सर्फेक्टेंट डेवलप होता है वो 33 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद डेवलप होता है बेबीज़ में. ठीक है, इसलिए बेबीज़ क्या होते हैं 33 वीक ऑफ जेस्टेशन से 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में होते हैं, जो मीन्स बॉर्न होते हैं, ऐसे बेबीज़ में क्या होता है, लैक ऑफ सर्फेक्टेंट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, RDS में जा सकता है. ठीक है, सर्फेक्टेंट क्या होता है, इज़ अ सरफेस टेंशन. ठीक है, क्या होता है, रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को. ओके, जो बेबीज़ होते हैं उनमें लेस सर्फेक्टेंट होता है. ठीक है, लेस सर्फेक्टेंट होने की वजह से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है और पेशेंट के जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं. ठीक है, जो सर्फेक्टेंट जनरली जो डेवलप होता है बॉडी में वो स्टिमुलेट किया जाता है कॉर्टिसोल के थ्रू, थायरॉक्सिन के थ्रू और प्रोलैक्टिन के थ्रू. ठीक है, और लंग में जनरली क्या होता है, आपके एयर एंड वाटर दोनों ही क्या होता है, बैलेंस अमाउंट में प्रेजेंस होता है. ओके, देन इसके अलावा क्या होता है, पेशेंट को फार्माकोलॉजी को जो थेरेपी देते हैं ना, डिपेंड अपॉन ऑल्सो द सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट, क्योंकि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का जो पेशेंट है उसके कॉज क्या है, डिफरेंट है. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इट में पेशेंट को लंग इंजरी हो, ठीक है, या इट में भी पेशेंट को क्या शॉक हुआ हो. शॉक कोई भी हो सकता है, हाइपोवॉलेमिक फ्लूइड इम्बैलेंस होने की वजह से शॉक हुआ हो, या पेशेंट का ब्लड लॉस होने की वजह से शॉक हुआ हो. ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है शॉक की. तो डिपेंड करता है आपकी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है, कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसके कितने फंक्शन है जो वर्क करे, पेशेंट की बॉडी की डिमांड क्या है. इसके अलावा एंटीबायोटिक तो हम सारे पेशेंट्स को देते हैं. ठीक है, दैन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं हम, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, एनाल्जेसिक पेशेंट को देते हैं हम. ठीक है, then the pharmacological intervention is general command used to the genetically engineered surfactant has been the studies in the ARDS but not the demonstrate the success at the occurrence in the premature infant and surfactant deficiency. ठीक है, तो सर्फेक्टेंट क्या होता है कि जनरली जो सर्फेक्टेंट की हम स्टडी करते हैं तो वो जनरली हम एडल्ट्स की बजाय कहता है प्रीमैच्योर बेबी में इट्स द मेजर कॉज ऑफ द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और कह सकते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. ओके, मैंने आपको बता दिया है कि वो कितने से कितनी एज जेस्टेशन एज में सर्फेक्टेंट डेवलप होता है, कौन से बेबीज़ में सर्फेक्टेंट लैक ऑफ सर्फेक्टेंट प्रेजेंस होता है. ठीक है, देन बहुत से ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं जिसमें पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया है एक वाइडली अमाउंट में. ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से हाइड्रोकोर्टिजोन्स वगैरह हो गए. ठीक है, जो कहता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है. ठीक है, बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हो उसे क्या करती है, रिड्यूस करती है. ठीक है, तो दैट आर डेमोन्स्ट्रेट एंड द इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट आउटकम एंड मेंटेन द कन्वल्सेंस. इसके अलावा क्या कहता है, पेशेंट को उसकी वजह से कर सॉरी नॉट कन्वल्सन, एक्चुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड ना एक इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है जो हम इन्फ्लामेशन के जनरली हम देते हैं किसी बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन हो रही है उसे प्रिवेंट करने के लिए, और सो दैट कि जो भी हम ड्रग्स दे रहे हैं उसको शॉर्ट एक्शन में ही पेशेंट को इफेक्ट आ जाए. ठीक है, बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक कॉन्ट्रोवर्सी ड्रग्स भी है. ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, जो कहते हैं पेशेंट के आउटकम में इम्प्रूवमेंट तो करती है लेकिन इसके साथ क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मीन्स साइड इफ़ेक्ट्स से पेशेंट्स को होते हैं. ठीक है, इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड इनहेलेशन रूट ऑफ द पल्मोनरी वैस्कुलर to the decreased pulmonary vascular system with the increased perfuse the ventilated areas. तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो इनहेलेशन रूट के थ्रू हम क्या करते हैं,
पल्मोनरी वैस्कुलर वैसोडाइलेशन क्या है आपका, वैसोडाइलेटेशन एज अ यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, रूट एज द पल्मोनरी वैस्कुलर वैसोडाइलेशन टू डिक्रीज द पल्मोनरी वैस्कुलर असिस्टेंसी। तो क्या करता है, जो हमारी पल्मोनरी वैस्कुलर असिस्टेंसी है, ठीक है, जो ब्लॉकेज है उसके क्या होता है, रिड्यूस करता है और इंक्रीज़ करता है परफ्यूजन ऑफ द वेंटिलेटेड एरिया को, ठीक है। तो जो वेंटिलेटेड एरिया है उसके परफ्यूजन को इंक्रीज़ करता है, वैस्कुलर असिस्टेंसी को डिक्रीज़ करता है, कौन करता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाउ ये तो आपकी मेडिकल की बात हो गई, ठीक है। वी आर फोकसिंग ऑन द नर्सिंग इंटरवेंशन। सो नर्सिंग इंटरवेंशन देने से पहले एक बार आपको रिमाइंड करा दूँ, द डायग्नोसिस इज, फर्स्ट हमारा डायग्नोसिस था इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू द इंक्रीज एल्वलाई कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है। गैस सेक्शन होने की वजह से क्या है, एल्वलाई कैपिलरी परमेबिलिटी क्या है, डिक्रीज़ हो गई है, इंटरस्टिशियल एडिमा हुआ है और डिक्रीज लंग कंप्लेंट्स। इसके अलावा इनफेक्टिव क्लियरेंस, एयरवे क्लियरेंस है, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है एंड एनजाइटी है। तो ये सारे आपके क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस है। नाउ द इंटरवेंशन डिपेंड अपॉन द nursing diagnosis. So first of all, you had to identify and treat the cause of the acute respiratory distress syndrome. I told you this is very important. You find out the actual cause of the acute respiratory distress syndrome. Okay, now they administer the oxygen as the prescribed. So prescribed by the physician or the doctor. According to that, you have to start the ऑक्सीजन थेरेपी टू द पेशेंट, ओके। एंड अगर आपने उसे वेंटी में डाला है तो वेंटी हम जनरली डिपेंड करते हैं पेशेंट के सैचुरेशन रेट एंड और उसमें फिक्स FiO2 है, O2 है, CO2 है, ये सारा हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं वेंटी के थ्रू, ठीक है। इसीलिए हम करते हैं ABG सेंड करते हैं अल्टरनेट डे में पेशेंट का। द पोजीशन द क्लाइंट इन द हाई फॉलोअर पोजीशन, ठीक है। तो अगर हम एक्यूट स्टेज की बात करें, अगर हम वेंटी की बात ना करके हम एक्यूट स्टेज की बात करते हैं, व्हेन वी आर सडनली फाइंड आउट द पेशेंट आर गोइंग टू द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो इमीडिएटली आपको ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करनी है, पेशेंट को फॉलोअर पोजीशन देनी है, ठीक है। पेशेंट क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करना है फ्लूइड इनटेक से, ठीक है, उसे प्रोवाइड करना है रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट्स, ठीक है, जैसे डेरिफाइलिन हो गया या आपके थियोफाइलिन हो गया या कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, ठीक है। एडमिनिस्टर द डायूरेटिक, आपको डायूरेटिक स्टार्ट करना है, इट में की फ्लूइड ओवरलोडिंग हुआ है या लंग्स में फ्लूइड क्या आता है, इंक्रीज अमाउंट में है, तो डायूरेटिक स्टार्ट करना। डायूरेटिक क्या करता है, बॉडी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसे आउट करता है, ठीक है। एंटी कोगुलेंट एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एज प्रिस्क्राइब, ठीक है। एंटी कोगुलेंट क्या होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल अगर कोई थ्रोम्बस है जिसकी वजह से क्या है, लंग्स में ब्लॉकेज आ गई है और लंग का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है, प्रॉपर्ली क्या होता है, इनहेलेशन से प्रोसेस नहीं हो पा रही, तो उस क्लॉथ को डिसॉल्व करने के लिए हम एंटी कोगुलेंट्स देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम देते हैं इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन। तो वट एवर द डॉक्टर प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन according to time, according to dose, we have to provide to the patient, okay। Prepare the client for the intubation and the mechanical ventilation using the PEEP, ठीक है। तो पेशेंट का कहता है प्रिपेयर करना है इंट्यूबेशंस के लिए और मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, और उसे कहाँ से डालना है, PPAP मोड में डालना है, ठीक है। नाउ द ये देखो, पहले जो आपका इंटरवेंशन है वो आपका क्या करना है, एक्यूट रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे राइज हो रही वैसे ही करना है, तो ताकि हम जो प्राइमरी ट्रीटमेंट और पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्योंकि हम प्रोलॉन्ग टाइम तक पेशेंट को सेम कंडीशन में नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को वेंटिलेटर में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ द डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइन इज, सो वट एवर यू हैव टू डन विद द पेशेंट, आपने पेशेंट के लिए जो कुछ भी क्या मेडिकेशन किया है, कोई प्रोसीजर्स किया है या फिर आपने कोई लेबॉर्ट्री में इन्वेस्टिगेशन सेंड किया है, तो जो भी आप पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन मेडिकेशन करते हो आप उसे क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे, ठीक है। and as well as you have to document the when the patient are going to the acute respiratory distress syndrome, at the time what is the patient vital sign, and afterward when the patient are relieved from the acute respiratory distress syndrome, that time what is the patient vital signs, okay। then जब आपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दिया है तब पेशेंट का वाइटल साइंस क्या है, इसके अलावा पेशेंट का APG लेवल में चेक करोगे, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, अल्टरनेट डे पे APG रिपोर्ट सेंड करनी है टू फाइंड आउट द एक्चुअल
वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, उसका पल्स ऑक्सीमीटर कितना है, चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट आपको देखनी, कंसोलिडेशंस हैं या नहीं है, कंजेशंस हैं या नहीं है, कोई इंजरी है या नहीं है, कि एल्वलाइज डेड हुई हैं, ऑल दिस थिंग यू हैव टू चेक बाय द एक्सरेज ऑनली। के रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, आपको पेशेंट का रिस्पॉन्स देखना है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो कि आपने इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को दिया, जैसे आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए या एंटीकोगुलेंट दिया या डायूरेटिक आपने पेशेंट को दिया है। सो वट एवर यू हैव टू गिवन टू द पेशेंट यू हैव टू चेक। Okay, then afterward presence of the any complication is depend upon the precipitating condition leading to the RDS, ठीक है, तो पर्टिकुलर कंडीशन RDS यानी किसकी वजह से राइज हुई है, ठीक है, उससे रिगार्डिंग आपको कॉम्प्लिकेशन आपको फाइंड आउट करना है। देन एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज व्हेन द पेशेंट आर रिकवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंडीशंस, ठीक है, आपको डेली क्या करना है, पेशेंट की एक तो मॉनिटरिंग करनी है और देखना है कि जो मेडिसिन आप उसे दे रहे हो, जो केयर आप उसे दे रहे हो, उसमें पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा है, पुअर प्रोग्नोसिस है, गुड प्रोग्नोसिस है, ठीक है। देन एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज आपको प्रमोट द अटेंशन ऑफ द एनी इन्फेक्शन, डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ द सेप्सिस विच इज लीड टू द RDS, आपको इन्फेक्शन डिक्रीज़ करना है, सेप्सिस को डिक्रीज़ करना है, जो कि लीड करता है RDS को। एंड कॉम्प्लिकेशन का पेशेंट को RDS से हैं कोई भी, तो यू हैव को find out करना है। एट द एंड ऑफ द डिस्चार्ज टाइम यू हैव टू गिव द हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर हेल्थ। ओके, so I hope you understand. Still if you have any doubt you will ask. Okay, thank you.